हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षण संग्रह पर आकलन परीक्षा, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन अभी कानपुर नगर जिले के सभी ब्लॉकों में किया गया और शिक्षण संग्रह से संबंधित 20 प्रश्नों को वहां पर पूछा गया। तो जो भी मेरे पास जो प्रश्न वहाँ से मिल सके उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। साथ ही उन्हें से डिटेल में करने की कोशिश की है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। थोड़ा टाइम जरूर ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको 20 प्रश्न की जगह पे 40 प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपको भी ऐसा ही विश्वास होता है वीडियो देखने के बाद में, तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2020 यानी कि आज ही किया गया, संडे को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न तक। सबसे पहला प्रश्न, पहले प्रश्न को हम लोग समझेंगे और उसके बाद में इसे हल करने का प्रयास करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें वो दिया गया है कि शिक्षक डायरी में दिए गए 10 रिक्त पृष्ठों का उपयोग किसके द्वारा किया जाना है। तो जो शिक्षक डायरी आपको मिलेगी वहाँ पे 10 प्रश्न आपको बिल्कुल रिक्त दिए जाएंगे, वो किसके बारे में दिए जाना है। तो इससे पहले आपको शिक्षक डायरी के बारे में जान लेना चाहिए कि वो कितने भागों में बटी हुई है। तो देखते हैं, इसको 5 भागों में बांटा गया और 5 भाग कौन कौन से हैं, पांचों भाग समझते हैं। तो पहला भाग जो है, जिसे आप मुख्य पृष्ठ कह सकते हैं, उसमें शिक्षक जो होगा उससे संबंधित सामान्य जानकारी भरी जाएगी। और भाग 2 में विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप है, जिसमें शिक्षण योजना को बनाने संबंधी विभिन्न अंशों का विवरण दिया गया है। और तीसरा पॉइंट है शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप है, जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे, जिसकी 100 प्रतियां इस डायरी में सम्मिलित की गई हैं। मतलब समझ रहे होंगे कि जो दूसरा पॉइंट है उसमें शिक्षण योजना का प्रारूप दिया गया है, किस पॉइंट पर आपको क्या लिखना है उससे संबंधित जानकारी दी गई है। जबकि तीसरे भाग में 100 प्रतियां रिक्त बनाई गई हैं, जिनमें आपको शिक्षण योजनाएं बनानी है। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 की बात की गई है। तो भाग 4 में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण भरना है। और पांचवा जो पॉइंट है, जो 10 रिक्त बनने की बात है और इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है, तो इसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करेंगे। तो इसलिए इसका जो विकल्प सही होगा वो आपका विकल्प सही होगा, कौन सा वाला, ये तीसरा विकल्प। तो इसमें वही चीज दी गई है जो शिक्षण योजना से संबंधित जानकारी दी गई है, उसके 5वें भाग में 10 पन्नों से संबंधित। तो ये होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न 2 में क्या पूछा गया है इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न 2 कह रहा है कि कक्षा 1 व 2 में लिखने, पढ़ने व बोलने के समय विभाजन का क्या अनुपात निर्धारित है। समझना है इसको, लिखना, पढ़ना और बोलना कक्षा 1 और 2 के लिए। तो कक्षा 1 और 2 के लिए लिखना 1 घंटे है, पढ़ना 2 घंटे है, बोलना 2 घंटे है। तो इसका जो अनुपात बनेगा, लिखना से शुरू करना है तो 1:2:2 ये आपका बनेगा। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प कौन सा सही है, इसका दूसरा विकल्प सही है। जबकि यही प्रक्रिया अगर हम देखें कक्षा 3 के लिए, तो लिखना 2 घंटे, उसके बाद में पढ़ना आपका जो दिया गया है वो 1.5 घंटे और बोलना 1.5 घंटे। उसी प्रकार से 4 के लिए 2 घंटे लिखना, 1.5 घंटे पढ़ना, 1.5 घंटे बोलना। और उसके बाद में कक्षा 5 के लिए 3 घंटे लिखना, 1 घंटे पढ़ना, 1 घंटे बोलना। तो इस प्रकार से सभी विवरण इसमें है। आपकी जब शिक्षण संग्रह है जो, उस बुक को आप जब पढ़ रहे होंगे और प्रश्न नंबर 44 देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न जो तीसरा है उसको पढ़ते हैं। कक्षा 3 व 4 में जो 35 मिनट का वादन होगा, जो पीरियड होगा 35 मिनट का, उसमें बच्चों में पढ़ने, लिखने और बोलने हेतु क्रमशः कितना समय निर्धारित किया गया है। तो ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो कक्षा 3 और 4 की अगर हम बात करें, तो कक्षा 3 और 4 के लिए लिखने के लिए 15 मिनट, तो और उसके बाद में पढ़ने के लिए 10 मिनट और बोलने के लिए 10 मिनट। जबकि इसमें जो क्रम दिया गया है वो क्रम ये है, पहले पढ़ना, तो पढ़ने के लिए आपका 10 मिनट है, उसके बाद में पढ़ने का टाइम 10 मिनट, और उसके बाद में आपका है लिखना, लिखने के लिए है 15 मिनट, और उसके बाद में बोलना उसके लिए 10 मिनट। तो ये क्रम है, और ये क्रम किस विकल्प में है, वही विकल्प इसका सही है। तो 10 मिनट आपका पढ़ना है, 15 मिनट आपका लिखना है, और उसके बाद में 10 मिनट बोलना है। तो इसका पहला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। किन किन कक्षाओं के बच्चों से प्रतिदिन सुलेख एवं शुल्क का एक एक पृष्ठ अवश्य लिखवाना चाहिए।
तो ये जो शिक्षण संग्रह में इससे संबंधित जो सूचना दी गई है वो कक्षा 3 से लेकर के 5 के लिए दी गई है, इसलिए इसका ये विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है वाला, VALA, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो शिक्षण संग्रह के अनुसार इसका जो फुल फॉर्म होगा बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, कौन सा होगा? बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, तो इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते एक और प्रश्न लेते हैं, प्रातःकालीन सभा का प्रारंभ ... से करना चाहिए। तो जब आप शिक्षण संग्रह पढ़ रहे हैं, तो जब शिक्षण संग्रह आप पढ़ रहे होंगे उस समय आप देख पाएंगे कि जो प्रातःकालीन सभा होगी, प्रातःकालीन सभा में सबसे पहले आपको शारीरिक सक्रियता की गति जो 4 मिनट तक करवानी है, प्रार्थना 3 मिनट, उद्घोष या प्रतिज्ञा जो करवानी 2 मिनट, प्रेरक प्रसंग 3 मिनट, समाचार वाचन 3 मिनट, सामान्य ज्ञान वाचन 2 मिनट, स्वास्थ्य व अन्य जागरूकता चर्चा 3 मिनट, संवाद कम्युनिकेशन 5 मिनट, प्रोत्साहन की गति 5 मिनट, आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएं 2 मिनट और राष्ट्रगान 52 सेकंड। तो इस प्रकार से सुबह की जो प्रातःकालीन सभा है उसका आयोजन किया जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो विकल्प सही बनता है वो आपका बनता है कि सबसे पहले आपको 4 मिनट तक शारीरिक सक्रियता की गतिविधि करवाना है। तो ये विकल्प सही है। अब चलते एक और प्रश्न लेते हैं, और एक और प्रश्न ले लेते हैं, और ये प्रश्न जो है इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सह शैक्षणिक गतिविधियों को क्रियाकलाप के अंदर माना गया है। तो जब सह शैक्षणिक गतिविधियों में आप पढ़ रहे होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात की गई है, तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ पेज नंबर 74 पर शिक्षण संग्रह के कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इन्हें पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप के अंतर्गत माना गया है। कौन सा इसका सही है? पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप के अंतर्गत माना गया है, तो इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। अब चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं। तो एक और प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग पहले समझेंगे कि व्यक्तित्व विकास की योजना में समाहित है क्या है। नंबर 1 प्रातःकालीन एवं शांतकालीन सभा है, व्यवसायिक परामर्श है, बाल संसद है, खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं हैं। तो इस प्रकार से जो विकल्प आपके इसमें से सही बनते हुए उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब एक और प्रश्न ले लेते हैं, और एक और प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या है प्रश्न में। विश्वसनीय व योग्य लोगों की छोटी टीम में कौन सी नेतृत्व शैली कारगर होती है? फिर से समझिए, विश्वसनीय एवं योग्य लोगों की छोटी टीम में कौन सी नेतृत्व शैली कारगर होती है। अब यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो ये नेतृत्वकर्ता की बात की जा रही है यहाँ पर कि जो अपने विद्यालय में, संस्थान में, घर में जहाँ भी नेतृत्वकर्ता होता है, लीडर होता है, लीडर बाई पोजीशन नहीं, लीडर बाई एक्शन की बात यहाँ पर की जाती है, और लीडर बाई पोजीशन के साथ साथ लीडर बाई एक्शन की बात की जाती है। तो वहाँ पर 3 गुण होते हैं लीडर के, और वो 3 आप देख पा रहे हो। पहला सत्ताधारी नेतृत्व, दूसरा लोकतंत्री शैली, और तीसरा होती है, तीसरा विकल्प आपका जो यहाँ पे है वो है अनहस्तक्षेपी, मतलब किसी का हस्तक्षेप उसमें बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये 3 श्रेणियाँ होती हैं, लेकिन जो अच्छा लीडर है, यानी कि लीडर बाई पोजीशन के साथ साथ लीडर बाई एक्शन भी है, तो उसका जो गुण होगा वो दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प का मतलब है, आप समझ रहे होंगे कि ये वाला लोकतंत्री शैली, तो इसका ये सही उत्तर है। अब चलते एक और प्रश्न लेते हैं। एक और प्रश्न में क्या है, एसएमसी के कार्यों, समझिएगा, एसएमसी के कार्यों एवं उनके दायित्वों के बोध एवं समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए ... रेडियो को शुरू किया गया है। तो एसएमसी के कार्यों एवं उनके उत्तरदायित्वों के बोध एवं समुदाय के लिए किसको शामिल किया गया है? इसके 4 विकल्प हैं, जैसे कि जन पहल है, सामुदायिक जागरूकता है, विद्यालय प्रबंधन है, कोई नहीं है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो जो जन पहल पॉइंट है ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका जो विकल्प होगा वो जन पहल सही उत्तर है। इसके बाद में एक और प्रश्न ले लेते हैं, और एक और प्रश्न है जो बरखा श्रृंखला क्या है। बरखा, तो यहाँ पर जो बरखा की बात की गई ये एक श्रृंखला है, और इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बुक्स की एक श्रृंखला होती है, उनसे बच्चे सीखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये एनसीईआरटी द्वारा लागू किया, इसलिए इसका जो विकल्प बनता है वो तीसरा विकल्प है। एनसीईआरटी द्वारा कक्षावार पाठ्यक्रम आधारित संदर्भ पुस्तकों की एक श्रृंखला है, जिसको बरखा श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं, और एक और प्रश्न जो है वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चे बोलचाल एवं उच्चारण में अनुस्वार अनुनासिक के नियमों का पालन करते हैं, यह किस कक्षा के शिक्षण अधिगम
परिणाम है। तो ये कक्षा 3 के लिए है, तो इसका 3 ये विकल्प सही है। इसके बाद में चलते एक और प्रश्न लेते हैं, और एक और प्रश्न लिखा हुआ है बच्चे मापन का अर्थ एवं लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, समय आदि की मात्रा को बता एवं लिख सकते हैं, किस कक्षा के शिक्षण अधिगम परिणाम है? तो ये कक्षा 6 के शिक्षण अधिगम परिणाम है। तो इसको क्लिक करेंगे और अब एक और प्रश्न ले लेते हैं, आगे चलते हैं। तो एक और प्रश्न जो आ जाता है इसको भी थोड़ा समझना है, समझ के ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न पर और पढ़ते हैं इस प्रश्न को। क्या लिखा हुआ है? शिक्षक को अपने छात्रों की सफलता हेतु क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, स्वयं से अपेक्षा रखना, केवल बच्चों से अपेक्षाएं रखना, शिक्षण के आरंभ में बच्चों को आउटकम के बारे में बताना, बच्चों से बातचीत एवं अपने हाव भाव में सफलता के प्रति आश्वस्त रहना। तो ये क्या है? शिक्षक को अपने छात्रों की सफलता हेतु क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो नहीं करना चाहिए? तो केवल बच्चों से अपेक्षाएं रखना, ये भी सही नहीं है। केवल स्वयं से अपेक्षाएं रखना, ये भी सही नहीं है। शिक्षण के आरंभ में बच्चों को आउटकम के बारे में बताना, ये भी सही नहीं है। बच्चों से बातचीत एवं अपने हाव भाव में सफलता के प्रति आश्वस्त रहना, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे फिर सही क्या बनता है? तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी प्रश्न, इस विकल्प का जो आंसर है वो चौथा होगा। चलते एक और प्रश्न लेते हैं, और एक और जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सकारात्मक पुष्टि की लाभ क्या है? समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति स्तर का ज्ञान होना, बच्चे के आत्मविश्वास की वृद्धि में सहायक, आगामी योजना में सहायक, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सटीक उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए कि बच्चों के आत्मविश्वास की वृद्धि में सहायक, ये इसका उपयुक्त विकल्प होना चाहिए। चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं, और एक और जो प्रश्न है वो क्या है? वो है हमारे विद्यालय जीवंत और समृद्ध विद्यालय और हमारे बच्चे श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चे के रूप में विकसित होंगे, किसके सहयोग से? तो ये दोनों विकल्प इसके सही बनते हैं, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो इसलिए इसका सही उत्तर है जो प्रश्न का वो है उपर्युक्त दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न एक और लेते हैं, और प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम हर एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग हंटर कमीशन से किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फुले राव जी ने। तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। चलते एक और प्रश्न लेते हैं, और ये पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व पर्यावरण सप्ताह की अगर बात की जाए तो 1 जून से लेकर 7 जून तक पर्यावरण सप्ताह मनाया जाता है। आगे एक और प्रश्न है, और एक और प्रश्न में क्या है शामिल, इसको देख लेते हैं। सांध्यकालीन सभा की कार्य योजना में शामिल है 1 नंबर विषय आधारित गतिविधि और खेल, बिल्कुल सही है। उसके बाद राष्ट्रगान, बिल्कुल सही है। समूह गान, बिल्कुल सही है। व्यायाम व योगासन, बिल्कुल सही है। 5वां संवाद। तो मतलब यहाँ में छांटना में क्या है? 5 विकल्प दिए, 5 विकल्प में सांध्यकालीन जो सभा है उसमें क्या क्या शामिल है? तो यहाँ पे जो सांध्यकालीन सभा होती है उसमें विषय आधारित गतिविधि खेल शामिल है। राष्ट्रगान सुबह में होता है, तो दूसरा विकल्प सही नहीं है। तीसरा समूह गान शामिल है। चौथा व्यायाम और योगासन शामिल है। 5वां जो संवाद दिया वो भी शामिल नहीं है। तो इस पे जो सही विकल्प बनता है वो कौन कौन सा? 1 होना चाहिए, उसके बाद में 3 होना चाहिए, उसके बाद में 4 होना चाहिए। तो इसका जो सही विकल्प आपका बनेगा वो तीसरा विकल्प सही बनेगा। चलते एक और प्रश्न लेते हैं, और यहाँ पर है विश्वसनीय योग लोगों की छोटी टीम में कौन सी नेतृत्व शैली कारगर होती है? तो देखिए, जो विश्वसनीय और योग्य लोगों की छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, तो वहाँ पर क्या होता है, लोकतांत्रिक जो टीम होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो यही शैली हमें अपनानी भी चाहिए। दूसरा विकल्प इसका सही है। तो इस प्रकार से हमने इसमें शामिल प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाएँ, वीडियो को शेयर भी कर दें यदि आपको पसंद आए हो, दूसरों को भी पसंद आए।